अच्छा, ये जो चैप्टर है वो क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले एक सवाल आता है, आप ईबीपी पढ़े है ना। तो ईबीपी में सबसे पहले एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जब आप एक पेशेंट आपके पास आता है, आपके पास एक जहन में सवाल आता है कि मुझे कैसे करना चाहिए, तो आप उसके लिए एविडेंस देखते हो। रिसर्चेज हो गई या एविडेंस कहीं और दे सकते हैं, जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कैसे कौन कौन सी जगह पे आप एविडेंस आप देख सकते हो, ठीक है। एविडेंस की फिर टाइप्स होती है, रिसर्चेज की लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो रिसर्चेज जो है वो भरोसे लायक है कि नहीं है। मतलब कि आपने लेट सपोज आरसीटी खोल ली है, तो वो जो है उसका क्या लेवल है, वो क्रिटिकली अप्रेज आप करोगे, ठीक है। आप देखोगे कि ये ठीक है कि नहीं है। तो इस चैप्टर में ये बताएगा कि कैसे कौन सा क्राइटेरिया अगर मीट करे तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये आरसीटी जो है ये अच्छी है, या ये रिसर्च जो है ये अच्छी है। तो मैंने बताया था सवाल की तीन बेसिक फोर जो है ना टाइप्स के सवाल आप पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं जब पेशेंट आपके पास आता है। एक तो ये कि इसे कौन सी मोडिलिटी लगाऊं और वो मोडिलिटी इफेक्टिव है कि नहीं। तो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन का एक सवाल हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो एविडेंस ढूंढते हो, उसके लिए एविडेंस कौन कौन से ढूंढते हो, उसके लिए जो है आप क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी, बस ये भी एक एविडेंस है। एक डॉक्टर है, उसने काफ़ी पेशेंट्स ट्रीट किए, लेट सपोज टेंस है, टेंस एक मशीन है उससे पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। डॉक्टर से आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब आपने तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन काफ़ी की हुई है, तो ये टेंस इफेक्टिव है कि नहीं। तो वो एक किस्म का एविडेंस हो गया। इसके अलावा मैंने एक बताया था थीरीज अबाउट मैकेनिज्म, इसके अलावा मैंने बताया था रिसर्चेज होती है जिसमें आरसीटीज़ वगैरह हो गई। इसके अलावा सिस्टमेटिक रिव्यूज़ हो गई। तो आरसीटीज़ और सिस्टमेटिक रिव्यूज़ की हम कैसे पता लगाएंगे कि ये आरसीटी या सिस्टमेटिक रिव्यू ठीक है कि नहीं। तो इस तरह इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन में आरसीटीज़ और सबसे पहले वो पड़ेगी, ठीक है। तो इधर यही बात लिखी हुई है जो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के लिए एविडेंस आप देख रहे हो, एविडेंस सबूत देख रहे हो, रिसर्चेज देखोगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ टेंस इफेक्टिव है। तो जो एविडेंस आप देखोगे, रिसर्चेज देखोगे और रैंडमाइज ट्रायल्स हो गए, सिस्टमेटिक रिव्यूज, इनमें आप क्रिटिकल अप्रेजल कर सकते हो ना। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में तो आप क्रिटिकल अप्रेजल नहीं कर सकते ना, एक डॉक्टर ने उसको देखा हुआ है, डॉक्टर ने आपको बता दिया, ये डॉक्टर का खुद अपना तजर्बा जो है, उसको तो आप क्रिटिकली अप्रेज नहीं कर सकते ना कि इसका तजर्बा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब रिसर्च होता है, रिसर्च का आप कर सकते हो कि रिसर्च ठीक है कि नहीं है। तो रैंडमाइज ट्रायल्स हो गया, सिस्टमेटिक रिव्यूज। इसके अलावा एक्सपीरियंसेस, पेशेंट कैसा सोचता है, पेशेंट की क्या परसेप्शन है, पेशेंट की थॉट्स वगैरह, ये सब कुछ जो है ये एक्सपीरियंसेस में आता है। तो उसके रिलेटेड आप एविडेंस ढूंढते हो, तो क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादातर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की हम क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे कि कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च ठीक होती है कौन सी नहीं। इसके अलावा प्रोग्नोसिस हो गया, प्रोग्नोसिस के लिए जो है इंडिविजुअल स्टडी जिसमें ज़्यादातर कोहॉर्ट यूज़ होता है उसका देखते हैं। फिर इसके बाद सिस्टमेटिक रिव्यूज़ भी इसमें आ गई। तो ये सब, ये जब फर्स्ट वाला आप पढ़ेंगे ना इसके बाद ये आपके लिए और इजी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो क्रिटिकल अप्रेजल जो है ना, तो ये जो है, तो स्टार्ट में बताया कि आप जब आप हो गए या कोई और फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, वो जब किसी चीज़ के बारे में रिसर्च ढूंढता है तो रिसर्चेस के बाद काफ़ी एक ही टॉपिक के बारे में काफ़ी रिसर्चेज आ जाती है। तो एक रिसर्च में लेट सपोज लिखा होता है टेंस इफेक्टिव है, बाद में लिखा होता है कि टेंस इतनी इफेक्टिव नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में लिखा होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो रिजल्ट डिफर कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप जो है ये कंक्लूजन्स की वजह से कंफ्यूज हो सकते हो। तो जिस इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि पंक्चर जो है एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है कि नहीं। बाद रिसर्च में होता है हाँ देता है, बाद में होता है कि नहीं। दोनों रिजल्ट ठीक हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट पॉपुलेशन, या इसके अलावा और जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से रिजल्ट डिफर हो सकता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ पेशेंट की वजह से या जिस तरीके से वो इंटरवेंशन उसे दी गई, तो उसकी वजह से भी जो है रिजल्ट अलग आ सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो बायसनेस की वजह से रिजल्ट चेंज आ सकता है। इसके अलावा हाई क्वालिटी रिसर्च है कि नहीं, अगर हाई क्वालिटी है तो फिर आप उस पर यकीन कर सकते हो उसकी बात पे, सही है। तो क्राइटेरिया, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि हमें पता चलेगा कि कौन सी रिसर्च हाई क्वालिटी है और कौन सी लो क्वालिटी है। उसके लिए जो है हम चेकलिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। चेकलिस्ट में बाज़ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम देखते हैं कि इस रिसर्च में वो पॉइंट्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं। जिस तरह रेंडमाइज्ड है, कंट्रोल ट्रायल है, तो उसमें देखते हैं रेंडमाइजेशन सही हुई हुई है कि नहीं। इस तरह और आगे चेकलिस्ट आएगी, हर एक तीन तीन या फोर फोर क्वेश्चंस हो गए जो कि हम एक किस्म से चेकलिस्ट है वो, ठीक है। जब उस पे वो आर्टिकल पूरा उतरेगा या रिसर्च पूरी उतरेगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये ठीक है। तो सबसे पहले एविडेंस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है।
इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आप चीज़ यूज़ करें, कुछ करें, तो इंटरवेंशन कहलाता है, ठीक है। तो इंटरवेंशन के लिए आप जब देखते हैं उसके इफेक्ट्स के लिए जो एविडेंस देखते हैं, रिसर्चेस देखते हैं, तो उसकी क्रिटिकल अप्रेजल कैसे करेंगे? तो रैंडमाइज आप ज़्यादातर देखते हैं और ज़्यादातर सिस्टमेटिक रिव्यूज़ देखते हैं रैंडमाइज ट्रायल्स के। तो रैंडमाइज ट्रायल आप देख रहे हैं, टेंस आपने सर्च किया गूगल पे, आपके पास काफ़ी ज़्यादा आरसीटीज आ गए, आपने एक खोला, आप पढ़े हो उसमें कि टेंस इफेक्टिव है कि नहीं। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें नज़र में रखनी है कि जो देखो आरसीटीज में दो ग्रुप्स होते हैं ना, एक ट्रीटमेंट वाला ग्रुप होता है, इंटरवेंशन वाला ग्रुप, और एक होता है कंट्रोल ग्रुप, जो कि अलग होता है। तो ये कंपेरेबल है कि नहीं है, इसके अलावा कंप्लीट या नियर कंप्लीट फॉलोअप हुआ है कि नहीं आरसीटी में, और साथ ही साथ उस आरसीटी वो जो रिसर्च है उसमें उनकी जो पेशेंट्स को जो अलग अलग ग्रुप्स में डाला था उसकी ब्लेंडिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है। या पेशेंट्स की भी ब्लेंडिंग करते हो और साथ ही साथ एसेसर्स की भी कर सकते हो, और एक और भी होती है थर्ड ब्लेंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें जो है ये आपने चेकलिस्ट में रखनी है जब आरसीटी देख रहे हो, कोई भी आरसीटी देख रहे हो। और जब इन तीनों क्राइटेरियाज पे उतरता है पूरा, तो आप कहते हो कि हाँ ये आरसीटी जो है अच्छी क्वालिटी की है, इसे आई कैन ट्रस्ट दिस एविडेंस, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आप कह लेते हो कि हाँ ये टेंस ठीक है, कि टेंस के बारे में जो रिजल्ट आता है, अगर लेट सपोज हो गया कि ठीक है, तो आप मान लोगे। अच्छा, और ट्रीटेड ग्रुप, अब एक एक सवाल के बारे में मैंने बताया कि कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल कैसे होगा। कंपेरेबल तब हो सकता है जब आप रैंडमाइजेशन उसमें करें, ठीक है, इसमें और कोई बात नहीं है, रैंडमाइजेशन की बात बताई हुई है। अगर आप खुद से, आपको लगता है कि चलो लेट सपोज 20 पेशेंट्स आपने अलग अलग ग्रुप में डालने हैं, करेक्टरिस्टिक्स सारों के ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, एज भी सेम होनी चाहिए, आपको लगता है चलो मैं खुद डालता हूँ, एक को मैं चूज़ करता हूँ इस ग्रुप में, उसी के मुकाबले में उसी जैसा बंदा चूज़ करके आप दूसरे में डाल सकते हो, तो इसमें काफ़ी मसले बन सकते हैं, ठीक है। कंपेरेबल नहीं होते जितना मर्जी आप वो कर लें। रैंडमाइजेशन के थ्रू जो है ना, आप रैंडमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, वो जो है ड्राइंग ऑफ लॉट्स हो गया, इसके अलावा टॉसिंग अ कॉइन, इसके अलावा कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू ज़्यादातर यूज़ होता है। कंप्यूटर में आप 20 नंबर्स डाल देते हैं 20 लोगों के, ठीक है, लेट सपोज A B C D, और सारे लोगों को नंबर दिए होते हैं ना, तो कंप्यूटर खुद ही रैंडमली एक ग्रुप में 10 लोगों को डाल देते हैं, दूसरे ग्रुप में 10 लोगों को, फिर आप उसी बेसिस पे जो है ना बस उनको ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के थ्रू हो गई है। पर्चियाँ जिस तरह होती है, ड्राइंग ऑफ लॉट्स, मतलब पर्चियाँ एक जार में डाल ली और कहते हैं ये बंदा इस ग्रुप में जाएगा, इस बंदा इस ग्रुप में, उस पर्ची की बेसिस पे। तो ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है रैंडमाइजेशन करना, और रैंडमाइजेशन का पता लगाना भी ईजी है, जिस तरह इधर लिखा हुआ है कि आप जब किधर आपको पता चलेगा, ज़्यादातर जो होता है टाइटल हो गया, जो रिसर्च होता है, आरसीटी आपने खोली हुई है ना, उसके टाइटल में या उसके मेथड सेक्शन में, एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कैसी रैंडमाइजेशन की हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा जो नए नए ऑथर्स होते हैं वो हैफ हज़ार्ड एलोकेशन करते हैं, केयरलेसली जो है ना डाल लेते हैं उनको ग्रुप्स में, तो इसके थ्रू भी बायसनेस बनती है, सही हो गया। तो ट्रू रैंडमाइजेशन कब होती है, जब कंसीलमेंट हो, कंसील्ड, छुपे हुए हो, मतलब आपको भी नहीं पता कि इस पर्ची में किसका नाम है, आपको नहीं पता ये बंदा किस ग्रुप में जाएगा, आपने वो पर्ची खोली, उसमें इसका नाम आ गया तो बस वो उस ग्रुप में चला गया, आपको नहीं था पता लेकिन पर्ची में वो नाम था, ठीक है। तो कंसील्ड इसे कहते हैं, मतलब कि राज छुपा हुआ था, सीक्रेट। तो लैक ऑफ कंसीलमेंट कैन लीड टू नॉन रैंडम एलोकेशन, तो नॉन रैंडमाइजेशन उसकी वजह से आ सकती है और बायसनेस हो सकती है, तो इसको नज़रअंदाज करना है। तो आप, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये रिसर्च ठीक है कि नहीं, ठीक है, हम लोग बना रहे नहीं है नहीं रिसर्च, रिसर्च के मेथड्स में आपको नहीं बता रहा कि कैसे रिसर्च होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप उसे देख सकते हो कि वो ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या, कि कंपेरेबल थे ग्रुप्स के नहीं, कंपेरेबल रैंडमाइजेशन से होती है। कंप्लीट या नियर कंप्लीट फॉलोअप हुआ कि नहीं, ठीक है। आरसीटीज टाइम ले सकता है, तो पेशेंट जो होते हैं बाज़ वक़्त बीमार हो जाता है और वो छोड़ देता है, कहता है कि बस मैं और इस रिसर्च का हिस्सा नहीं बन रहा, बाज़ पेशेंट्स के पास टाइम नहीं होता, बाज़ के क्या मसले होते हैं, तो इस वजह से फॉलोअप जो है वो रह जाता है। तो फॉलोअप जो है, इसको जो लोग निकलते हैं उसको ड्रॉप आउट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी रीजंस लिखिए, बाज़ लोग हॉलीडेज़ में जाते हैं, बाज़ किधर, तो इसकी वजह से फॉलोअप रह जाता है। तो इसकी वजह से आप जितना मर्ज़ी कर ले, तो कभी कभार इस तरह हो जाता है कि फॉलोअप लॉस हो जाती है, तो इसको लॉस ऑफ फॉलोअप कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये मसला आ सकता है, जो फॉलोअप लोग जो रह जाते हैं, उसे निकल जाते हैं, उनको ड्रॉप आउट्स कहते हैं उन लोगों को, ठीक है, कि ये बंदा ड्रॉप आउट हो गया रिसर्च से। तो
अगर रैंडमली ड्रॉप आउट हो, मतलब एक बंदा चला गया रिसर्च से, दूसरा बंदा चला गया, तो इतना मसला नहीं करता। लेकिन एक ऐसा बंदा चला जाए रिसर्च से जिसकी कंडीशन बहुत सेवियर हो, या जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता हो, और वो उस ग्रुप से निकल जाए, तो उसको नॉन रैंडम ड्रॉप आउट कहते हैं, नॉन रैंडम। ठीक है, नॉन रैंडम लॉस ऑफ फॉलो अप कह सकते हो उसे। तो उसकी वजह से जो है ना रिजल्ट पूरा चेंज हो सकता है। लेट सपोज कैंसर, कैंसर की बात करते हैं। हम चेक करें कैंसर में, लेट सपोज मेडिकेशन ए, ड्रग ए है, वो काम करता है कि नहीं करता। आपने एक ग्रुप में 10 लोगों को डाला, दूसरे ग्रुप में भी कैंसर वाले 10 लोगों को डाला, दोनों ग्रुप में कैंसर के पेशेंट्स हैं। अब मैं मेडिकेशन ए दे रहा हूँ ग्रुप ए को, ठीक है, दूसरे ग्रुप को नहीं दे रहे, ग्रुप वालों को दे रहा हूँ। अब उसमें से एक ऐसा बंदा निकल जाए जो कि हो सकता है बड़ी अच्छी तरह से हील हो जाए इस मेडिकेशन से, वो बंदा ड्रॉप आउट हो जाए, रिजल्ट से पहले ही ड्रॉप हो जाए, निकल जाए उस ग्रुप से, रिसर्च छोड़ के चला जाए, तो उसकी वजह से पूरा रिजल्ट चेंज हो सकता है। या अच्छा हो सकता है बहुत ज़्यादा रिजल्ट, या ख़राब हो सकता है। दोनों केसेस में जो है ना बायसनेस आ सकती है। तो इधर यही बात लिखी हुई है। और एक और बात, अगर ज़्यादा लोग जो है रिसर्च को छोड़ के चले जाए, लेट सपोज 100 लोगों की रिसर्च है, उसमें से 30-40 लोग निकल के चले जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं रिसर्च से, तो उसकी वजह से रिसर्च का रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, सीरियसली बायस हो सकता है। ठीक है, तो बस क्लिनिकल जो होती है ट्रायल्स होते हैं, जो आरसीटीज़ होती है, उसमें तो उन्होंने मेंशन किया होता है कि हम लोगों से इतने लोग चले गए। ठीक है, सारा क्लियरली बताते हैं, एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली। लेकिन बास केसेस में जो है वो लोग साफ नहीं बताते कि हमसे इतने लोग गए हैं। तो हमारा काम क्या है, हम लोग चेक करें कि अच्छा स्टार्ट में तो इस रिसर्च में 200 लोग थे, फिर बाद में कितने रह गए हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं अच्छा इतने लोग तो इससे निकल गए थे। लेट्स सपोज 200 लोग हैं, उसमें से आखिर में वो बता रहे, रिजल्ट में बता रहे कि 185 में ये हुआ, तो रह गए कितने, 15 किधर गए, वो लॉस ऑफ फॉलोअप हो जाता है या ड्रॉप आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाते हैं। तो इसके थ्रू आपको पता लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग निकल गए उस रिसर्च से, तो वो रिसर्च हाई क्वालिटी नहीं होगी। तो ये बात होगी। अच्छा, अब जो थर्ड है, ब्लाइंडिंग हुई थी कि नहीं। ब्लाइंडिंग किसे कहते हैं, आपको पता ना हो, पता ना होने को कहते हैं ब्लाइंडिंग। पेशेंट को पता ना हो कि वो कौन से ग्रुप में है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर पेशेंट को पता हो तो प्लेसिबो इफेक्ट भी काम आ सकता है उसमें, प्लेसिबो इफेक्ट के थ्रू वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इधर जो है ये प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात की हुई है कि जब उनको पहले से पता है कि मुझ पे सही ट्रीटमेंट हो रही है, टेंस हो रहा है, तो हो सकता है वो टेंस की वजह से वो सोच के जो है ना बस वो खुद ही ठीक हो जाए। जब उनको नहीं पता होगा और दोनों ग्रुप्स को एक ही जैसी ट्रीटमेंट मिल रही है, मतलब दो पेशेंट्स देखे, इसमें एक इंटरवेंशन यूज़ करते हैं, शैम इंटरवेंशन। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेट सपोज एक ग्रुप में आपने टेंस वाली मशीन दी है, दूसरे ग्रुप में जो है कंट्रोल ग्रुप में आप टेंस जैसी मशीन दोगे, लेकिन वो कोई काम नहीं करेगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं शैम इंटरवेंशन। ये जो दूसरे ग्रुप को आपने दिए ना, नकली चीज़ें कहते हैं, नकली इंटरवेंशन उनको देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हाँ ये तो मुझे दी हुई है इसने, तो उनको पता नहीं होता। तो इस तरह अच्छा रहता है। ठीक है, इसके अलावा डबल ब्लेंडिंग आप कर सकते हैं। कैसे, कि जो बंदे ने ग्रुप्स में, जो बंदा रिजल्ट लेगा, ठीक है, जो एसेसर्स होते हैं जो कि आउटकम्स मेजर करते हैं, जैसे रिसर्चर हो गया, रिसर्चर जो है इंटरवेंशन देने के बाद देखता है कि अच्छा इसमें इफेक्ट आया कि नहीं। अगर उसे भी ना पता हो कि कौन सा ग्रुप में सही इंटरवेंशन थी, कौन से ग्रुप में नकली इंटरवेंशन थी, शैम इंटरवेंशन थी, तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। क्योंकि जब उसे, लेट सपोज उसे पता होगा कि इस ग्रुप में सही बंदे हैं, इस ग्रुप में जो है दूसरी शैम इंटरवेंशन दी हुई है, तो जिस ग्रुप में सही इंटरवेंशन दी हुई है उससे रिजल्ट में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। ठीक है, पॉजिटिव वो थिंकिंग करेगा कि हाँ इससे रिजल्ट आना चाहिए, तो उससे की वजह से जो है रिसर्च के रिजल्ट में चेंजेस आ सकती है। सही है, तो इसके अलावा ट्रिपल ब्लेंडिंग भी आप कर सकते हैं। ट्रिपल ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं, टेंस कौन देगा उसे, फिजियोथेरेपिस्ट आके लगाएगा उसे टेंस। अगर फिजियोथेरेपिस्ट को भी ना पता हो कि कौन से ग्रुप में असली टेंस है, कौन से ग्रुप में नकली टेंस है, तो इसके थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट एक ही जैसा दोनों में ट्रीटमेंट देगा। जबकि अगर उसे पहले से पता हो कि इस वाले में टेंस है, तो वो ज़्यादा उस पर कोशिश करेगा, एंथुजियाज़म उसमें एंथुजियास्टिक होगा। ठीक है, तो आप प्रोवाइडर्स ऑफ केयर को भी ब्लाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ एसेसर्स जो कि रिसर्चर्स होते हैं उनको भी, और पेशेंट्स को भी। जब तीनों को ब्लाइंड करते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है रिसर्च। अगर एक को, ज़्यादातर अमूमन जो है एक को ब्लाइंड किया होता है, सिंगल ब्लाइंडिंग होती है। अगर डबल ब्लाइंडिंग हो तो और अच्छा होगा, जिसमें पेशेंट के साथ साथ रिसर्चर भी ब्लाइंड है। और अगर ट्रिपल हो तो फिर और भी अच्छा होता है। ठीक है,
सेक्शन की कंक्लूजन करते इस ये जो हमने पढ़ा है कि इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन में जो सबसे पहले था आरसीटी, आरसीटी को हम कैसे अप्रेस कर सकते कि वो ठीक थी कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते कंपेरेबल, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है, ये आप देख ले समरी, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, वही बात लिखी हुई है कि ये चेकलिस्ट है हमारी, ये चेकलिस्ट होगी, ठीक है। इसे टिक कर देंगे, इसे टिक कर देंगे, इसे टिक कर देंगे, जब तीनों अगर टिके तो मतलब ये रिसर्च अच्छी है, सही है। सिस्टमेटिक रिव्यू को देखते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ ऑफ रैंडमाइज ट्रायल, सिस्टमेटिक रिव्यू का मैंने बताया था, इसमें काफ़ी रिसर्चेज एक साथ ये लोग ले लेते हैं और उनका खुलासा निकालते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू में एक बंदा उसका खुलासा निकालता है। तो अब हम लेट सपोज टेंस के बारे में सिस्टमेटिक रिव्यू देख रहे हैं। तो सिस्टमेटिक रिव्यू में उस बंदे ने क्या किया होगा, उस ऑथर ने जिसने सिस्टमेटिक रिव्यू लिखा है, उसने रिसर्चेज ली होगी, काफ़ी ज़्यादा आरसीटीज़ लिए होंगे टेंस के बारे में, टेंस के इफेक्ट के बारे में। तो उसे चाहिए कि वो सारी की सारी जो रेलेवेंट जो स्टडीज़ है ना, रेलेवेंट रिसर्चेज, वो सब ले। तो जब वो सब लेगा तो उतना अच्छा होगा, बैलेंस स्टडी होगी, ठीक है, बैलेंस रिजल्ट आएगा। तो इसमें हम 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि पहला है कि वॉज इट क्लियर विच ट्रायल्स वर टू बी रिव्यूड, क्या उन्होंने अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में क्लियरली बताया हुआ है कि हम लोग इस ट्रायल्स को लेंगे और क्यों लेंगे, ठीक है, और कैसे लेंगे। तो ये सब सिस्टमेटिक रिव्यू में आएगा। मोस्ट रेलिवेंट स्टडीज़, मतलब जो उस टॉपिक की रेलिवेंट जो स्टडीज़ है तो वही उठाई गई है कि नहीं, इधर उधर की भी ली हुई है। और जो स्टडीज़ ये लोग सिस्टमेटिक रिव्यूज़ में जो रिसर्चेज ये आपस में इकट्ठा करते हैं, तो वो रिसर्चेज हाई क्वालिटी की नहीं थी, क्वालिटी की थी कि नहीं। तो इसमें ये 3 चीज़ें चेक करेंगे। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो ऑथर है उसने सारी रिसर्चेज ली है कि नहीं। एक्सक्लूजन जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है ये स्ट्रांग होना चाहिए, उसको क्लियरली बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमने इंक्लूड की है, रिसर्चेस कौन सी वाली फैक्टर्स उसको देख के हमने इस रिसर्च को इंक्लूड किया और कौन से फैक्टर्स की वजह से हमने इस रिसर्च को निकाल दी है सिस्टमेटिक रिव्यू से। तो ये क्लियरली होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं हाँ ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन इंटरवेंशन और आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट को लेके इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है रेलेवेंट स्टडीज़ थी कि नहीं। इसमें सारी जो रेलेवेंट स्टडीज़ होती है वो सारी की सारी इस ऑथर को चाहिए कि वो डाले। सिस्टमेटिक रिव्यू जो बंदा लिख रहा है उसे चाहिए कि सारी की सारी स्टडीज़ उसमें हो ताकि रिजल्ट सही आए, ठीक है। वरना अगर वो सारी की सारी स्टडीज़ नहीं डालेगा, सारे के सारे रिसर्चेज उसमें नहीं डालेगा, तो वो ये कहेगा कि एविडेंस तो है ही नहीं हमारे पास, तो रिज़ल्ट चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो है बाज़ रिसर्चेज का रिज़ल्ट अलग आया होता है, तो कहता है नहीं मुझे ये रिज़ल्ट बीच में नहीं डालना, तो वो अपनी मनचाहा रिज़ल्ट लाने के लिए जो है ना सिस्टमेटिक रिव्यू में बाज़ रिसर्चेज नहीं डालता। तो इसके थ्रू भी चेंज हो सकता है, सीरियसली बायस हो सकता है। और आपने ये देखना है ना, इसी रीजंस की वजह से आपने देखना है कि उस बंदे ने जो है जिसने सिस्टमेटिक रिव्यू लिखे है उसने सारी रेलेवेंट स्टडीज़ डाली है कि नहीं। लेकिन रेलेवेंट टॉपिक्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए सर्च इंजन्स में जो होते हैं, जो डेटाबेसेस होते हैं, उसमें काफ़ी सर्च स्ट्रेटजीज इसके लिए बनी हुई है, जैसे मैश वर्ड को यूज़ करना, और भी एडवांस्ड में बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उसने सारी डाली है कि नहीं डाली और कौन से तरीके से डाली है, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ स्टडी, आपने देखना है कि जो रैंडमाइज ट्रायल्स थे वो किस क्वालिटी के इसने डाले हैं, ठीक है, उसने क्या क्या फॉलो किया है। तो इससे पहले तो मैंने आपको आरसीटी का बताया कि उसकी क्रिटिकल अप्रेजल कैसी होती है, उसमें किन कौन सी 3 चीज़ें मेन कंपोनेंट है। एक तो कंपेरेबल था, रैंडमाइजेशन जिसमें होती है, इसके अलावा 2 और भी थे, ब्लेंडिंग वगैरह हो गया। तो आपने ये चीज़ें देखना है कि इसने जो है आरसीटीज़ ली है उसमें इसने इन चीज़ों को गौर में रखा है कि नहीं, हाई क्वालिटी इसने आरसीटीज़ ली है कि नहीं। तो आपने देखना है कि इसने जब ये ले रहा था तो इसने बताया है सिस्टमेटिक रिव्यू में कि मैं ऐसी आरसीटीज़ लूँगा जिसमें ब्लेंडिंग हुई हो, या ऐसी लूँगा जिसमें सिर्फ रेंडमाइजेशन की कौन सी टाइप हुई है। तो इसके लिए डिफरेंट आप क्वेश्चनेयर्स या स्केल यूज़ करके कर सकते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू में जो है ना, जो लोग सिस्टमेटिक रिव्यू लिखते हैं वो जब रिसर्चेस ले रहे होते हैं ना, रिसर्चेस अपने उस सिस्टमेटिक रिव्यू में डाल रहे होते हैं, तो वो स्केल्स यूज़ करते हैं। तो ये स्केल्स के अंदर नेम लिखे हुए हैं, चेकलिस्ट या स्केल्स है। इसमें ये 2 स्केल है, जो पेड्रो और मास्ट्रिक्ट स्केल है, इसके अलावा दूसरी चेकलिस्ट है। इस स्केल में जो वैल्यू आती है तो उसकी बेसिस पे आप कहते हैं कि हाँ ये रिसर्च हाई क्वालिटी है, चलो मैं इसे सिस्टमेटिक रिव्यू में डालता हूँ, या ये चेकलिस्ट पूरी हो रही है तो मैं इसे अपने रिव्यू में डालता हूँ। तो आपने देखना है कि उसने स्केल यूज़ किया है सिस्टमेटिक रिव्यू में कि नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो इसके अलावा जो अच्छे सिस्टमेटिक रिव्यूज़ होते हैं उसमें रिसर्च की क्वालिटी की बेसिस पे जो है ना रिज़ल्ट डिफ़र करता है।
आप देखो टेंस के आरसीटीज़ एक बंदा सिस्टमेटिक रिव्यू में डाल रहा है कि टेंस मशीन इफेक्टिव है कि नहीं, उसने काफ़ी आरसीटीज़ लिए, बाज़ हाई क्वालिटी आरसीटीज़ होगी तो उसका रिजल्ट ज़्यादा मैटर करेगा उस सिस्टमेटिक रिव्यू में, तो उसने ये बताया होगा तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो इस सेक्शन की कंक्लूजन आखिर में ये दी हुई है, ये आप देख ले। ठीक है, कि एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने देखना है सिस्टमेटिक रिव्यू में, इसके अलावा आपने और क्या चीज़ देखनी है कि सिस्टमेटिक रिव्यू में है कि नहीं, रेलेवेंट स्टडीज़। ठीक है, उसने क्या क्या यूज़ किए, किस तरीके से स्टडीज़ निकाली है। इसके अलावा क्वालिटीज़, उसने रिसर्च की क्वालिटी जो है उसने बताई हुई है कि मैंने अच्छी क्वालिटी की रिसर्चेज ली है कि नहीं। तो इन तीन चीज़ों को देख के आप पता लगा सकते हैं कि सिस्टमेटिक रिव्यू अच्छा है कि नहीं। तो इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के एविडेंस जो हम लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के रिलेटेड जो रिसर्चेज हम देखते हैं उसके हमने क्रिटिकल अप्रेजल देख लिया। अब एक्सपीरियंसेस, पेशेंट के एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो रिसर्चेज होती है, अब आप सोचते हो कि पेशेंट जो है कैसा सोचेगा इस इंटरवेंशन के बारे में, तो उसके लिए आप एविडेंस देख रहे हो। कौन सा एविडेंस दे सकते हो, इंडिविजुअल स्टडीज़ का भी देख सकते हो और सिस्टमेटिक रिव्यूज़ भी देख सकते हो। तो इंडिविजुअल स्टडी में ज़्यादातर कोहॉर्ट होती है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्चेज जो बंदा लिखता है ना, उस पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिवली, क्योंकि वो अपनी सोच के मुताबिक एक क्वालिटेटिव रिसर्च बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ उसमें फिनोमिनन भी यूज़ होता है, रियल लाइफ फिनोमिनन यूज़ होता है। जैसे कि मैं अगर एक रिसर्च देखूँ जिसमें एक बंदे ने, ऑथर ने, उसका टॉपिक था कि इंसान की सोचने की कितनी सलाहियत है। तो इंसान की सोचने की सलाहियत ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में बता सकते हो, क्वांटिटेटिव में नहीं बता सकते। तो सोचने की सलाहियत के बारे में उसने लिखा हुआ है, तो वो जो सोचने की सलाहियत है वो तो एक रियल लाइफ फिनोमिनन है, और रिसर्च किस जिस बंदे ने लिखी है तो वो अपनी बातें बीच में ऐड करेगा, तो सब्जेक्टिव भी होती है ये ज़्यादातर। ठीक है, तो इधर इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी ज़्यादातर ये एक्सपीरियंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सही है, इसमें कौन सी तीन चीज़ों को आपने ज़ेर नज़र रखना है। एक है सैम्पलिंग स्ट्रेटजी अच्छी थी कि नहीं, डेटा कलेक्शन इतना था, और साथ ही साथ डेटा एनालाइज्ड इन रिगोरस वे और नॉट। तो अब जो है मैं आगे आपको जितने भी आ रहे हैं एविडेंस अबाउट ये एक्सपीरियंस जिस तरह हो गया, प्रोग्नोसिस या डायग्नोस्टिक टेस्ट के रिलेटेड, तो उसके मैं सिर्फ आखिरी आपको चेकलिस्ट बताता हूँ, तो उसके थ्रू शॉर्ट हो जाएगी वीडियो थोड़ी। तो आप अब एक क्वालिटेटिव रिसर्च देख रहे हैं, जैसे कि एक वो देख रहे हैं एक्सपीरियंसेस के लिए जो है क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च आप देख रहे हैं तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि सैम्पलिंग कैसी की गई, वाई वॉज दिस सैम्पल सेलेक्टेड, आपने इन लोगों को क्यों लिया, कैसे लिया, और इनके करेक्टरिस्टिक डिफाइन किए गए कि नहीं इन लोगों के जिनको आपने लिया। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी क्वालिटेटिव रिसर्च में कि उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं ये बातें। इसके अलावा डेटा कलेक्शन जो था इतना था कि वो जो था आप जनरल पॉपुलेशन पे भी आप वो इन्फ्रेंस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 100 लोग लेता हूँ और उनके दिमाग, उनके बिहेवियर में नोट करता हूँ, तो उनका डेटा इतना मेरे पास सफिशेंट है कि मैं कहूँ कि हाँ, अगर इन 100 लोगों का बिहेवियर अच्छा है तो 1,000 लोगों का भी अच्छा होगा, लाखों लोगों का भी अच्छा होगा। तो आपने देखना डेटा एक तो रेलेवेंट था, मेथड जिसके थ्रू डेटा लिए वो रेलेवेंट था, या इसके अलावा जो है इतना आपने डेटा इकट्ठा कर लिया है कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ, ज़्यादा लोगों, अगर ज़्यादा लोगों को भी हम लोग सोचा जाए, किसी और का भी सोचा जाए, तो उस पे भी ये फिनोमिनन अप्लाई होगा। तो डेटा कलेक्शन सफिशिएंट है कि नहीं, इसके अलावा किस तरीके से आपने जो रिसर्चर होता है उसने उस डेटा को एनालाइज किया है, तो वो मैटर करता है। एनालिटिकल पाथ जिस तरीके से उसने डेटा से कंक्लूजन निकाली है वो, इसके अलावा कैटेगरीज, थीम्स वगैरह उसने डेटा से जो बनाई है और कंक्लूजन पे आया है वो कैसे आया है, इसके अलावा उसने अपनी तरफ से क्या इसमें बोला है। तो इन चीज़ों को आप देख के जो है, रिगोरस का मतलब केयरफुली। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपने देखना है कि उस क्वालिटेटिव रिसर्च में तीन क्राइटेरियाज आए हुए कि नहीं। ठीक है, तो अब प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब एक डिज़ीज़ वक्त के साथ अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है, कितना टाइम लेती है डिज़ीज़ हील होने में या कुछ ख़राब होने में। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस मतलब डिज़ीज़ की आउटकम अच्छी होगी कि बुरी होगी। तो प्रोग्नोसिस के लिए आप कोहॉर्ट स्टडी ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा सिस्टमेटिक रिव्यूज़ ऑफ कोहॉर्ट्स भी होते हैं। तो उनके आप कैसे क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे, तो कोहॉर्ट स्टडी की क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में आप चेकलिस्ट देखते हैं। लेट सपोज मैं देखता हूँ कि नी इन्फ्लेमेशन का प्रोग्नोसिस कैसा है। ठीक है, एक कंडीशन है नी इन्फ्लेमेशन, लेट सपोज उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, वो वक्त के साथ अच्छी होती है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या देखूँगा, एक एविडेंस देखूँगा। ठीक है, रिसर्च देखूँगा, कोहॉर्ट रिसर्चेस, कोहॉर्ट स्टडी ज़्यादातर आप गूगल पे सर्च करो तो आपको मिल जाएगी।
तो आप उसमें लेट सपोज देख रहे हो, तो आपने किन किन चीज़ों को देखना है कि सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि कोहॉर्ट में जो है वेल डिफाइंड पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया कि नहीं। अब कोहॉर्ट में आप क्या देखोगे, नी का मैं बता रहा हूँ ना, नी का पेशेंट है तो उसके बारे में कोहॉर्ट देखना है आपने कि नी के पेशेंट उन्होंने लिए हुए हैं कि नहीं, और कितने नी के पेशेंट्स लिए हुए हैं नी के इन्फ्लेमेशन के। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ठीक है, इंक्लूजन क्राइटेरिया। इसके बाद कोहॉर्ट की दो टाइप्स है, इंसेप्शन कोहॉर्ट हो गया, एक होता है कि उसका नाम है सर्वाइवर कोहॉर्ट, ठीक है। तो ये दो किस्म के लोगों के बारे में होता है। कोहॉर्ट जो है क्या है, कोहॉर्ट में आप लेट सपोज 10 लोग ले लिए आपने एक ही कंडीशन के नी इन्फ्लेमेशन के, लेट सपोज 10 लोग ले लिए ना, उनमें आप वक्त के साथ देखते हो कि कौन कितनी जल्दी हील हो रहा है, सही है। तो हो सकता है एक बंदा जो है उसको नी इन्फ्लेमेशन 2 दिनों से हो तो हो सकता है जल्दी हील हो, एक को हो सकता है 1 दिन से हो, अभी अभी रिसेंटली हुआ है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा हील होने में, तो इसकी वजह से रिजल्ट रिजल्ट डिफर कर सकता है। तो जो लेट डिजीज़ में हो बंदा, जैसे कि मैंने बताया उसको नी इन्फ्लेमेशन हुई है 3 दिन पहले और मैं अभी कोहॉर्ट शुरू कर रहा हूँ, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, सर्वाइवर कोहॉर्ट, ठीक है। उसको काफ़ी पहले से ही डिजीज़ थी, कंडीशन थी। अगर एक बंदे को अभी अभी हुए है, अभी अभी नी इन्फ्लेमेशन हुआ है और उसको मैं अपनी कोहॉर्ट में डालूँ, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, इंसेप्शन कोहॉर्ट। तो इंसेप्शन कोहॉर्ट ज़रूरी है कि उस कोहॉर्ट स्टडी में, कोहॉर्ट रिसर्च में इन लोगों ने जो कंडीशन ली है, वो जो बंदे लिए हैं, उन सबको उसी टाइम मसला हुआ था कि नहीं, पहले से उनको मसला था, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इनको इंसेप्शन कोहॉर्ट इसमें हुआ कि नहीं, सही है। इसके अलावा कंप्लीट या नियर कंप्लीट फॉलोअप हुआ कि नहीं, वो जो आरसीटी में जिस तरह का फॉलोअप का था इसमें भी उसी तरह ही है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ आप कर सकते हो प्रोग्नोसिस का, उसकी क्रिटिकल अप्रेजल कर सकते, जैसे आरसीटी का सिस्टमेटिक रिव्यू की क्रिटिकल क्रिटिकल अप्रेजल होती है, उसी तरह इसकी भी है, सही है। इसकी भी आप उसी तरह आप पता लगा सकते हो कि ये सिस्टमेटिक रिव्यू अच्छा है कि नहीं, वही चेकलिस्ट यूज़ करके। क्रिटिकल अप्रेजल अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेट सपोज मैं एक टेस्ट, स्पेशल टेस्ट है, वो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में देखना चाह रहा हूँ कि इस रिसर्चेज उसके बारे में क्या कहती है। तो रिसर्च आप जब देखोगे तो रिसर्च में काफ़ी क्वालिटीज़ की रिसर्चेज हो सकती है, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्रिटिकल अप्रेजल करके। तो इंडिविजुअल स्टडीज़ का भी आप जो है अप्रेजल कर सकते हो, क्रिटिकल अप्रेजल। तो सबसे पहले जो है इसमें ज़्यादातर क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ होती है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन में क्या ज़्यादातर होता है, एक ऑलरेडी आपने एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है डायग्नोस्टिक टूल जिसके थ्रू आपने पता लगा ली इस बंदे को कंडीशन है, फिर उसके बाद आप दूसरा वो करते हो, दूसरा जो है एक स्पेशल टेस्ट, वो अप्लाई करके देखते हो कि उससे यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लेट सपोज एमआरआई के थ्रू आप पता लगा लेते हो कि इस बंदे को नी इन्फ्लेमेशन है, लेट सपोज। फिर आप उसके बाद टेस्ट, एक स्पेशल टेस्ट करके देखते हो कि इस बंदे को है कि नहीं है। तो वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एमआरआई, वो अच्छा था कि नहीं था गोल्ड स्टैंडर्ड, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कंपैरिजन जो होती है वो ब्लाइंडली हुई है कि नहीं, आपको पता होना नहीं चाहिए, जो रिसर्चर होता है ना उसको पता नहीं होना चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट आया एमआरआई के थ्रू, ताकि वो जब स्पेशल टेस्ट करे तो उसे रिजल्ट का पता ना हो, उसकी बेसिस पे वो स्पेशल टेस्ट करे और फिर उसके बाद जो आखिर में रिजल्ट आता है फिर वो देखे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को जहन में रखना है कि उस जो स्टडी है, क्रॉस सेक्शन की स्टडी डायग्नोस्टिक उस इंटरवेंशन के लिए, वो उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये चेकलिस्ट आप फॉलो करो तो आप पता लगा सकते हो कि क्रॉस सेक्शन अच्छी है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा सिस्टमेटिक रिव्यू, इसका सिस्टमेटिक रिव्यूज़ भी आप सेम जिस तरह वो था, क्या कहते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का सिस्टमेटिक रिव्यू हमने पढ़ा है इससे पहले, उसी तरह इसकी भी चेकलिस्ट आप बना सकते हो और पता लगा सकते हो सिस्टमेटिक रिव्यूज़ का अच्छा है कि नहीं।